डिक्रीज। ये देखो बेचारा पेप्सी कुछ नहीं कर रहा है, वो अपना जगह में सेम है, बट 7 अप का दाम बढ़ने और घटने की वजह से पेप्सी का डिमांड में चेंजेस आ जा रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी का, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरा का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, एक का प्राइस घटेगा दूसरा का क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का नाम है डिमांड, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग को 2 क्लास लगेगा कंप्लीट करने में, 2 दिन में ये वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो जब हम बोलते हैं डिमांड, तो डिमांड का डेफिनेशन क्या होगा, या व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड। अगर तुमसे हम पूछे कि व्हाट इज डिमांड, तो तुम क्या बोलोगे, डिमांड का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। बोलो, कुछ तो आइडिया होगा ना, माइंड में आता होगा ना, ये इसका मतलब डिमांड है। तो क्या है डिमांड का मीनिंग। देखो बहुत कुछ सोचते हैं डिमांड का मतलब होता है वांट, मतलब हमको जो चाहिए वो हो जाएगा डिमांड, है ना। मतलब हमको अगर ये चाहिए तो ये डिमांड हो गया, अगर हमको वो चाहिए तो उसका डिमांड हो गया। तो क्या वो होगा डिमांड, नहीं, वो हो जाएगा वांट। वांट का मतलब क्या आता है, बहुत सारा टाइम लोग वांट और डिमांड में कंफ्यूज कर जाता है। लोगों को लगता है वो मतलब जो वांट है वही डिमांड है, बट नहीं, वांट और डिमांड 2 अलग चीज़ है। वांट का मतलब क्या, देखो वांट कुछ भी रह सकता है ना, तुमको कोई भी चीज़ का वांट हो सकता है। वांट का मतलब क्या होता है, डिज़ायर टू हैव समथिंग, विश टू हैव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई सोच रहा है हमको आईफोन मिल जाए, वाह कितना अच्छा होगा, या हमको बड़ा गाड़ी मिल जाए बहुत अच्छा होगा, तो ये उसका क्या है, डिज़ायर है। तो क्या वो डिमांड हो जाएगा, नहीं। डिमांड कब होगा, जब तुम्हारे पास खरीदने का उसको पैसा रहेगा। अगर तुम्हारा सिर्फ डिज़ायर है, विश है, तो वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है जब तक तुम्हारे पास उसको खरीदने का पैसा ना हो। तो व्हाट इज डिमांड, डिमांड मीन्स वांट प्लस परचेजिंग पावर। क्या मतलब है इसका, डिज़ायर टू हैव समथिंग विच इज बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। मतलब तुमको कोई चीज़ चाहिए और उस चीज़ को खरीदने का, एक्वायर करने का जितना पैसा लग रहा है वो भी तुम्हारे पास रहना चाहिए। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, डिमांड। दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग होगा तो डिमांड नहीं होगा। पैसा है, बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं बहुत कंजूस है ना, बहुत कंजूस रहते हैं। क्या मतलब है इसका, पैसा है बट वांट नहीं है, डिज़ायर नहीं है कोई चीज़ खरीदने का, तो भी ये चीज़ डिमांड नहीं कहलाएगा। डिमांड कहलाने के लिए दोनों चाहिए, वांट, डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर। अब हम लोग जैसा लोग हैं, हम लोग के पास डिज़ायर तो है बट परचेजिंग पावर कम है। अब बहुत सारे लोग हैं जिसके पास परचेजिंग पावर है बट वांट नहीं है, डिज़ायर नहीं है। तो डिमांड का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डिमांड मीन्स डिज़ायर और विलिंगनेस to have something which is backed by the purchasing power or the money power। क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखो डिमांड बहुत सारा टाइप्स का रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड है। तो हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ डिमांड को समझेंगे। नंबर 1 आता है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इकोनॉमिक्स में देखो इंडिविजुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, एक इंसान, बट इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ एक इंसान को हम लोग नहीं बोलते। यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब एक हाउस होल्ड भी हो सकता है, एक फैमिली को भी हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ। तो जब कोई एक फैमिली या एक इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। जब बहुत सारा लोगों का, बहुत सारा फैमिली का डिमांड रहता है दैट इज टर्म्ड एज मार्केट डिमांड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग तोपसिया में रह रहे, अब मेरा घर का एक पर्टिकुलर डिमांड होगा राइस का कि हाँ 1 महीना में मेरा घर में 20 kg राइस खर्च हो रहा है, तो ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड।
उसी तरह तुम लोगों के घर का भी कुछ डिमांड होगा राइस का, 10 kg, 5 kg, 20 kg, 50 kg। तो जितना भी फैमिली रह रहा है इस लोकेलिटी में, सबका कुछ ना कुछ डिमांड होगा। वो जब सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड। मतलब तोपसिया में राइस का मार्केट डिमांड इतना है एक मंथ में। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आ गया क्या है इंडिविजुअल डिमांड और क्या है मार्केट डिमांड। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्स एंटी डिमांड एंड एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स एंटी का, एक्स एंटी डिमांड, एंटी वाला एंटी नहीं, एंटी, ANT, ठीक है। एक्स एंटी डिमांड का मतलब क्या होता है, प्लान्ड डिमांड। मतलब तुम प्लान कर रहे हो कि मई का महीना में हम 20 kg फ्रूट्स लेंगे, ये क्या है तुम्हारा एक्स एंटी डिमांड, प्लान्ड डिमांड, डिजायर्ड डिमांड। बट एक्चुअली तुम हो सकता है 25 kg फ्रूट्स खरीद लिए या 15 kg फ्रूट्स खरीदे। तो जो एक्चुअल डिमांड रहता है दैट इज टर्म्ड एज एक्स पोस्ट डिमांड, और जो डिजायर्ड डिमांड है, प्लान्ड डिमांड है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एंटी डिमांड। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो सब थर्ड आते हैं हम लोग जॉइंट डिमांड। अब देखो जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होता है। जॉइंट डिमांड का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल शोले मूवी में ले लो जय और वीरू। अगर ठाकुर जाता, ठाकुर जाके सिर्फ जय को बोलता चलो तुम गब्बर को पकड़ना है, वो जाता, या सिर्फ वीरू को बोलता जो जाता, कोई भी एक को अप्रोच करता बोलता दोनों को लेने होगा, अगर टीम में रखना है तो दोनों को साथ में रखो। समझ में आ रहा है, यही हो गया जॉइंट डिमांड। जब दो चीज एक साथ यूज में आता है, जब दोनों का डिमांड एक साथ अराइज होता है, उसको बोला जाता है जॉइंट डिमांड। व्हेन टू प्रोडक्ट्स are demanded together or jointly, it is known as joint demand. For example, pen and ink। तुम अगर पेन खरीद रहे हो, तुम बोल सकते हो हम सिर्फ पेन लेंगे, इंक नहीं लेंगे, तो उसका कुछ यूज ही नहीं होगा। या तुम बोल दिए सिर्फ हमको एक बोतल इंक दे रही है, पेन का जरूरत नहीं, हाथ से लिख लेंगे, हो जाएगा? नहीं, पेन और इंक का जो डिमांड है ये जॉइंट डिमांड है, दोनों को साथ में ही तुम यूज करते हो। समझ में आ रहा है बात। उसी तरह ब्रेड एंड बटर, जब तुम ब्रेड खरीदते हो तो साथ में बटर भी लगा लेते हो। अब बहुत सारा आदमी रहता है बोलता है कि नहीं हम सिर्फ ब्रेड भी कंज्यूम कर लेंगे, बट जनरली क्या होता है, ब्रेड एंड बटर जॉइंट डिमांड हो गया। कार एंड पेट्रोल, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट डिमांड, दोनों साथ में यूज होता है। कोई आदमी अगर पेट्रोल, या अभी तो चलो ईवी निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी निकल गया, बट पहले क्या था, आज भी जनरली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज़्यादा यूज़ तो ही होता है, ज़्यादा तो कार एंड पेट्रोल वाले ही कार्स एंड बाइक यूज़ होता है। तो ये दोनों का डिमांड क्या है, जॉइंट डिमांड। समझ में आ गया जॉइंट डिमांड का मतलब क्या है, मतलब एक अकेला नहीं जाएगा, दोनों साथ में लेकर जाना होगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिराइव्ड डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है, डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है द डिमांड फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच अराइजेज ड्यू टू द डिमांड ऑफ सम अदर गुड्स। क्या मतलब है इसका, हिंदी में अगर बोले तो डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है वो सब चीज़ का डिमांड जो एक पर्टिकुलर या एक दूसरा चीज़ का डिमांड बढ़ने की वजह से अराइज हो रहा है। जैसे कि घर का डिमांड मान लो बढ़ गया, तो घर का डिमांड बढ़ने की वजह से घर बनाने में जो सामान यूज़ होता है उसका भी डिमांड बढ़ जाएगा ना। फ्लैट्स का डिमांड बढ़ा, घर का डिमांड बढ़ा, तो सीमेंट का भी डिमांड बढ़ जाएगा, ब्रिक्स का भी डिमांड बढ़ जाएगा, सैंड का भी डिमांड बढ़ जाएगा, रॉड्स का भी डिमांड बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ का जो डिमांड है ये है डिराइव्ड डिमांड। क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि घर का डिमांड अराइज हो रहा है। क्लियर पॉइंट, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है, द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच हैव मल्टीपल यूजेस। वो चीज़ जिसका एक से ज़्यादा यूजेस है उसका डिमांड को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखो लाइटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होता है और कुकिंग के लिए भी यूज़ होता है।
डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है ना। उसी तरह स्टील ले लो, स्टील घर बनाने में भी यूज़ होता है, फर्नीचर बनाने में भी यूज़ होता है, इक्विपमेंट्स बनाने में भी यूज़ होता है, हड़िया बर्तन यूटेंसिल्स बनाने में भी यूज़ होता है। तो स्टील का मोर देन वन यूजेज है। समझ में आ रहा है बात? तो ये है अलग अलग टाइप्स ऑफ डिमांड। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ गया? चलो अब हम लोग देखो समझते हैं कि जो लोग फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया में रह रहे हैं और जो यूएस में रह रहे हैं या जो सऊदी में रह रहे हैं, सबका डिमांड सिमिलर रहेगा क्या? जो डिमांड तुम्हारा है क्या वही डिमांड एक 50 ईयर्स ओल्ड पीपल का रहेगा? जो डिमांड अभी एक 20 साल का लड़का का है क्या वही डिमांड आज से 50 साल पहले जो 20 ईयर का था? फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग अभी 25, तुम लोग अभी मान लो 20s में हो, 80s में हो, जब तुम्हारे फादर 18 ईयर के थे उनका डिमांड क्या सेम था जो तुम्हारा है अभी? नहीं। तो बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर डिमांड डिपेंड करता है ना। बहुत सारा चीज़ डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। वो सब फैक्टर्स के ऊपर डिमांड डिपेंडेंट रहता है। वो सब चीज़ में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंजेस आ जाता है। तो वो सब चीज़ जो तुम्हारा डिमांड को बनाने में, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का क्या मतलब है? बोलो। तुम लोग सब इतना चुप रह के रहते, तुमको लगता है कि हम अकेला सिर्फ कैमरा को पढ़ा रहे। मतलब आईसी का बैच इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ली करता है और तुम लोग एकदम शांत। क्या मतलब है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का? या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? बोलो, अभी तो बताए। वो चीज़ जो डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है या एक रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया? अब देखो ये अलग अलग है, हम पॉइंट्स पूरा लिख दे रहे क्या क्या अलग अलग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है या फैक्टर्स ऑफ डिमांड है, फिर उसी के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? तो नंबर 1 जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नंबर 2 इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर का फिर सब पार्ट्स है। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। नंबर 3 प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका भी सब हेडिंग है। एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। ठीक है? ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। और भी अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे कि कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, और है तुम्हारा पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। ठीक है? चलो इतना हम लोग कम से कम 5 पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो नंबर 1 क्या 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 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है? पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चौथा
कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। नेक्स्ट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। चल बहुत सही। तो हम लोग अब एक एक पॉइंट को इलेबोरेट करके समझते हैं कि कैसे करके ये डिमांड को डिटरमाइन कर देता है या कैसे करके ये डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम लोग इंडियंस है ना, हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं? सामान खरीदने से पहले सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं? सामान का दाम, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड को डिटरमाइन करने में, है ना। हम लोग अगर मान लो कई दोस्त लोग गए पैसा वैसा जमा करके खाने के लिए, रेस्टोरेंट में बैठे, तो क्या मिल रहे नहीं मिल रहे उससे लेना देना नहीं है। पहले देखेंगे सबसे सस्ता वाला कौन सा है, ये जो 20 रुपये वाला, इसको लेके आओ, है ना। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड को डिटरमाइन करने में। Generally, when the price of the commodity increases, its demand decreases, है ना। जब कोई सामान महंगा होता है तो उसका डिमांड क्या होता है? कम हो जाता है। जब कोई सामान सस्ता होता है तो उसका डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। तो समझ में आया प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, कैसे डिमांड को डिटरमाइन करता है। ये एक वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है और ये किस तरह से डिमांड को डिटरमाइन कर रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर में। इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो तुम्हारा डिमांड को डिटरमाइन करता है। एक गरीब आदमी है, उसका डिमांड क्या रहेगा? गरीब आदमी का डिमांड क्या रहता है? कम रहता है। अमीर आदमी का डिमांड ज़्यादा रहता है। जाहिर सा बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड। जेनरली जब इंसान का इनकम बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी हम गरीब है, ठीक है, तो मेरा डिमांड कम है। जब मेरे पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, हम लोग सोचते हैं ना जनरली, यार पैसा भी कम है, जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा ना तो सब कुछ कर लेंगे, तब हम इतना सेव भी कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे पैसा ज़्यादा आने लगता है तो खर्च भी बढ़ते रहता है, वांट्स भी बढ़ता है, डिमांड भी बढ़ता है ना। तो जनरली when the income of the person increases, their demand will also increase, and when the income of the consumer decreases, their demand will also decrease. But ये हर गुड्स के केस में नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात? इनकम ऑफ द कंज्यूमर का अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग इंपैक्ट होता है। इसके लिए हम लोग गुड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिए। एक है नॉर्मल गुड्स, एक है इंफीरियर गुड्स, एक है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। नॉर्मल गुड्स में इनकम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? व्हेन द इनकम, जब कोई आदमी का इनकम बढ़ता है ना तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ जाता है, और जब कोई आदमी का इनकम घटता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी घट जाता है। व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब नॉर्मल गुड्स का एग्जाम्पल क्या है? नॉर्मल गुड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्नीचर। तुम्हारे पास बहुत पैसा आने लगा, घर में एलईडी टीवी लगेगा, एसी लगेगा, डबल डोर वाला फ्रिज आ जाएगा, है ना, फॉल सीलिंग करवा लिए, अलग अलग तरह का फर्नीचर लेकर आ गए। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा इनकम बढ़ गया। तो ये फर्नीचर जो है ये नॉर्मल गुड्स है। समझ में आ रहा है? जब इनकम बढ़ता है तो इसका डिमांड भी बढ़ जाता है। और मान लो पैसा कम हो गया, गरीब हो गए, तो क्या हुआ? सब बिकना चालू, उसका डिमांड कम हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इंफीरियर कमोडिटी। इंफीरियर कमोडिटी मीन्स दोज कमोडिटी द डिमांड फॉर विच डिक्रीजेज व्हेन द इनकम इंक्रीजेज। क्या मतलब? इंफीरियर गुड्स मतलब वो सामान जब तुम्हारा इनकम बढ़ता है तो इसका डिमांड घट जाता है। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल मान लो एक इंसान जिसका डेली का इनकम 300 रुपया या 200 रुपया है, वो जा रहा है एक पर्टिकुलर दुकान से चाय पी रहा है। जब उसका इनकम दिन भर डेली का 5000 हो जाएगा तो क्या वो वही दुकान से चाय पिएगा? वो बोलेगा अब तो हम स्टारबक्स जाएंगे, सीसीडी जाएंगे, कैफ़े कॉफ़ी डे में जाकर पिएंगे। समझ में आ रहा है? तो अब क्या, ये क्या हो गया? इंफीरियर गुड्स हो गया। तुम्हारे इनकम बढ़ने से इसका डिमांड बढ़ने की जगह और घट गया। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट आता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का
इनकम से क्या लेना देना है? जब इंसान का इनकम बढ़ता है, व्हेन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑल्सो इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन लेवल एंड देयर बाय इट बिकम्स कॉन्स्टेंट। मतलब जब तुम्हारा इनकम इंक्रीज होगा तो हो सकता है इसका डिमांड कुछ हद तक बढ़े, बट उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब उसके बाद अगर तुम्हारा इनकम बढ़ते भी रहेगा तो वो और बढ़ेगा नहीं। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के एग्जांपल में आ जाता है मैच बॉक्सेस या सॉल्ट। अब तुम्हारा इनकम अगर बढ़ गया है तो हो सकता है तुम एक की जगह 2 पैकेट मैच बॉक्स खरीद ले रहे हो, बट ऐसे तो नहीं कि तुम्हारा इनकम बढ़ते रहेगा तुम पूरा घर को माचिस से भर दोगे, क्योंकि वो नेसेसिटी तो है बट इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का क्या इंपैक्ट पड़ता है नॉर्मल गुड्स पे? इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड, और इनकम घटेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड। इंफीरियर गुड्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है इनकम का? इनकम बढ़ा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। समझ में आया? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है? इनकम बढ़ा तो क्या होगा? बढ़ेगा, बट फिर सर्टेन लेवल में जाके कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छा। अब आते हैं हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और सबसे पहले समझना है रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है। रिलेटेड गुड्स का प्राइस कैसे करके डिमांड को डिटरमाइन करता है? रिलेटेड गुड्स का 2 कैटेगरी है। नंबर 1 में आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है डिमांड फॉर दोज गुड्स which can be used in place of one another to satisfy a similar need। क्या मतलब है? वो सामान जो एक दूसरे के जगह में यूज हो सकता है और सिमिलर जरूरत को पूरा कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि तुमको बहुत प्यास लगा हुआ है, अब तुमको बहुत प्यास लगा हुआ, तुम गए जाकर दुकान में बोले कि एक पेप्सी दीजिए। दुकान वाला बोला पेप्सी तो नहीं है, 7 अप है। तुम क्या बोलोगे? हट, 7 अप से क्या होगा? तुम क्या बोलेगे? ठीक है लाइए वही दे दीजिए। तो यहाँ पे पेप्सी और 7 अप दोनों क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। दोनों ही एक दूसरे के जगह में काम आ सकता है और तुम्हारा जो नीड्स है वो सेटिस्फाई कर देगा। फिर और एक बहुत घिसा पिटा एग्जाम्पल रहता है, मतलब सालों से चला हुआ आ रहा है, टी एंड कॉफ़ी का, है ना। टी एंड कॉफ़ी भी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तुम गए दुकान में, बोले कि चाय दीजिए, दुकान वाला बोलेगा चाय खत्म हो गया, कॉफ़ी है। तो तुम क्या बोलोगे? छोड़ दो, हटाओ। तुम बोलोगे ठीक है लाओ कॉफ़ी पिला दो। तो टी एंड कॉफ़ी भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, एक दूसरे के जगह में काम आ सकते हैं। जैसे कि हम पहले तुम लोग स्कूल में जाते थे पढ़ाने, अब हम नहीं गए, फिर मुशफीक सर आ गए, मुशफीक सर फिर नहीं गए तो अबू बकर सर आ गए। तो हम लोग सब क्या एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे के जगह में काम आ सकते हैं। अब ऐसे नहीं होगा कि हम लोग तीनों एक साथ जाके अकाउंट्स पढ़ाना चालू कर देंगे, ऐसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स किस तरह से डिमांड को डिटरमाइन करता है, अब ध्यान से समझो। मिरिंडा या 7 अप और पेप्सी दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब मान लो मिरिंडा या 7 अप का दाम भी 10 रुपये है और पेप्सी का दाम भी 10 रुपये है। पेप्सी का दाम हो जाता है 10 से 12, तो लोग क्या करेगा? 7 अप ज़्यादा खरीदने लगेगा, पेप्सी कम खरीदेगा, तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा ना। मतलब 7 अप का दाम बढ़ने से पेप्सी का डिमांड बढ़ जा रहा है। और अगर 7 अप मान लो 10 से हो जा रहा है 8 और पेप्सी अभी भी 10 रुपये है, तो क्या होगा? पेप्सी का डिमांड कम हो जाएगा। सब 7 अप खरीदने लगेगा, भाई 8 रुपये में मिल रहा है, 2 रुपये बच रहे, चलो। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स से प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है? व्हेन द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर अदर विल इंक्रीज, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीजेस, द डिमांड फॉर अदर विल ऑल्सो डिक्रीज। ये देखो बेचारा पेप्सी कुछ नहीं कर रहा है, वो अपना जगह में सेम है, बट 7 अप का दाम बढ़ने और घटने की वजह से पेप्सी का डिमांड में चेंजेस आ जा रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी का? एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरा का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। एक का प्राइस घटेगा, दूसरा का क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो एक दूसरे के जगह में, जो एक साथ यूज होता हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर और यूज्ड जॉइंटली। समझ में आ रहा है? जॉइंट डिमांड की तरह। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल क्या है? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। पेन एंड इंक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब देखो कैसे करके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे का डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, कार का डिमांड क्या होगा? कम जाएगा। मतलब पेट्रोल महंगे होने की वजह से कार का डिमांड घट जाता है। पेट्रोल एकदम सस्ता हो गया, कार का डिमांड बढ़ जाएगा। तो कैसा रिलेशन है दोनों में? इनवर्स रिलेशन। जब एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड घटेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घटेगा तो दूसरा का डिमांड बढ़ेगा। इसीलिए देखो गल्फ कंट्रीज में सबके पास कार है। क्यों? पेट्रोल चीप है ना, सबके पास, और लग्जरी कार है सबके पास। ये नहीं कि नॉर्मल नैनो वैनो नहीं वहाँ चलते। BMW, पोर्श, ऑडी, क्या रीज़न है? बिकॉज पेट्रोल माइलेज का कोई टेंशन नहीं है उन लोग को। पेट्रोल ईजिली अवेलेबल है चीप में। बट इंडिया में क्या है? कार का डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू देम। क्यों? क्योंकि यहाँ पेट्रोल महंगा है ना। हम लोग खरीदते भी तो माइलेज देखकर खरीदते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो चलो, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसे ये लोग एक दूसरे का डिमांड को डिटरमाइन करता है ये भी पता चल गया। समझ में आए? तो चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी में। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी किस तरह से डिमांड को डिटरमाइन करता है? हाउ डज कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी डिटरमाइंस द डिमांड? अच्छा, आज के डेट में ज़्यादा सामान यूज हो रहा है या पहले यूज होता था? आज के डेट में क्या रीज़न है? पहले मान लो कोई 1 लाख रुपए भी अगर किसी के पास है और उसको अगर 5 लाख का गाड़ी लेना है तो वो खरीद पाता था। बट आज के डेट में किसी के पास 1 लाख रुपए और उसको 5 लाख का गाड़ी खरीदना है, वो खरीद लेते हैं ना। कैसे? इंस्टॉलमेंट, EMI, है ना। मेरा खुद का फ़ोन जो है EMI में लिया हुआ है। क्यों? 20,000 एक बार में कहाँ से देंगे? हमको बोले ले लो, यूज़ करो, महीना 2000 भर दोगे। हम बोले चलो बहुत अच्छा है, ले रहे। तो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी भी डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अगर क्रेडिट फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल है, डिमांड प्रोडक्ट का बढ़ जाता है। क्रेडिट फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल नहीं है, डिमांड प्रोडक्ट का घट जाता है। अभी देखो फ्रिज, AC, TV, बाइक्स, कार सब EMI में आ जाते हैं, तो सबका डिमांड भी बढ़ गया। अगर कल को गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं EMI में कुछ नहीं बिकेगा, जो लेना एकदम पूरा पैसा देकर लेना होगा, ऑटोमेटिकली सब चीज़ का डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। ये तो रियल है। चलो नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। पॉपुलेशन और डेमोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड को डिटरमाइन करने में। कश्मीर और राजस्थान का डिमांड सेम रहेगा क्या? नहीं। इंडिया जो इतना पॉपुलेटेड स्टेट है और कोई कंट्री जिसका पॉपुलेशन बहुत कम है जैसे कि सिंगापुर, क्या दोनों का डिमांड सेम रहेगा क्या? नहीं। पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डिमांड। जनरली अगर कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी ज़्यादा रहेगा, है ना। पॉपुलेशन कम है तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी कम रहेगा। प्लस डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब सिर्फ पॉपुलेशन ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है, किस तरह का पॉपुलेशन है, कितना इसमें फीमेल है, कितना मेल है, कितना चिल्ड्रेन है, कितना ओल्ड एज वाला पीपल है। एक कंट्री है जहाँ पे ज़्यादातर लोग बूढ़ा है तो क्या वहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ या रनिंग इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिम के इक्विपमेंट को उतना काम होगा? नहीं होगा। तो पॉपुलेशन का डेमोग्राफी ये भी डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो हम लिखे नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट का पॉलिसी भी बहुत सारा प्रोडक्ट को डिमांड का डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिमांड को डिटरमाइन करने में। समझ में आ गया? तो कम से कम 5 पॉइंट्स तुम लोग को याद रखना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का, और उसमें से पहला 3 पॉइंट तो एकदम ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं है? अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड?
डिमांड का एक लॉ है जो कि एप्लीकेबल रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. नाउ व्हाट इज दैट लॉ? क्या लॉ है वो? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, when the price of any commodity increases, its demand will decrease, and when the price of any commodity decreases, its demand will increases. That is, there is an inverse relationship between the price of a commodity and the demand of that commodity. समझ में आया? हिंदी में अगर बोलेंगे तो अगर बाकी सब चीज़ फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशनशिप है. इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशनशिप है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा. लॉ ऑफ डिमांड यही है. ठीक है. अब देखो लॉ ऑफ डिमांड में, हम लॉ ऑफ डिमांड बोलने से पहले हम क्या बोले? बाकी सब चीज अगर कांस्टेंट है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये वर्ड हम यूज किया ना. लॉ ऑफ डिमांड जब हम तुम लोग को बता रहे थे तो लॉ ऑफ डिमांड बताने से पहले हम तुम लोग को बोले अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब चीज फिक्स्ड रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए. तो बाकी सब चीज क्या क्या बोल रहे हैं हम? अजम्पशंस. लॉ ऑफ डिमांड कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है. क्या अजम्पशंस है? पहला, देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब अभी तुम्हारा इनकम 10,000 रुपये है, कोई सामान जिसका दाम है 12,000 तुम नहीं खरीद पा रहे हो, कल को तुम्हारा इनकम 1 लाख हो जाएगा, वही 12,000 का सामान को तुम 20,000 में खरीद लोगे, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड तो एप्लीकेबल नहीं हुआ. प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड तो घटा नहीं. क्यों? क्योंकि तुम्हारा इनकम बढ़ गया. तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड का एप्लीकेबिलिटी के लिए ये हम लोग मानते हैं कि इनकम में कोई चेंजेस नहीं है. इनकम मेरा 10,000 है, फिर जब ये 12 का सामान 8 में जाएगा तो हम खरीद लेंगे. तो पहला अजम्पशन, देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम. दूसरा, देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स का प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए. रिलेटेड गुड्स मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. यहाँ पे देखो हम लोग जो अपना एग्जाम्पल देख रहे थे कोका कोला और स्प्राइट का, बेचारा कोका कोला का तो कोई गलती ही नहीं है. स्प्राइट अपना दाम बढ़ा रहा है, घटा रहा है, जिस वजह से इसका डिमांड में चेंजेस आ जा रहा है. तो लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है कि नहीं, जब प्राइस में चेंजेस होगा तब डिमांड चेंज होगा. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा. बट यहाँ तो बेचारा कोका कोला चुप से फ्रिज में बैठा हुआ है, ये तो अपना प्राइस चेंज कर ही रही है. लेकिन इसका जो कॉम्पिटिटर है, जो सब्सटीट्यूट गुड्स है, ये अपना प्राइस में चेंजेस ला रहा है. तो देखो यहाँ पे इसका डिमांड में चेंजेस आ जा रहा है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं कर रहा है. तो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए. ठीक है. तीसरा, देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस. मेरा टेस्ट या प्रेफरेंस में कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए. टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हो गया तो भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा. क्या मतलब है? अभी अगर कीपैड वाला मोबाइल किसी को सस्ता में भी मिलेगा तो कोई यूज़ करेगा क्या उसको? नहीं. क्यों? क्योंकि सबका टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आ गया. सबको स्क्रीन टच चाहिए, है ना. स्क्रीन टच वाला ही चल रहा है. अब कीपैड वाला सस्ता भी होगा तो आदमी उसको खरीदेगा नहीं. कल को मान लो जो कीपैड वाला दाम है जिसका 1,000 रुपया, वो हो गया 800 रुपया, फिर भी आदमी क्या लाइन लगा देगा, भीड़ लगा देगा? नहीं. लेकिन आईफोन का दाम 70,000 है, कल को 50,000 में बिकने लगे, सब लाइन लगा देगा, है ना. तो देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए कंज्यूमर का. टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस हो गया तो फिर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा. इसीलिए देखो जब भी आईफोन अपना नया मॉडल लॉन्च करता है, बाकी सबका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि अब सब लोग वो नया वाला चाहिए, 15 चाहिए, 14 चाहिए, तो 11, 10 का ऑटोमेटिकली दाम कम हो जाएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज होने की वजह से. क्लियर हुआ पॉइंट?
चलो ये 3 पॉइंट कम से कम याद रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे अजम्पशंस है, ये 3 अजम्पशंस को याद रखना है कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, ये अजम्पशंस को ना एक और वर्ड से जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेट्रेस पेरिबस। इसका स्पेलिंग आई एम श्योर नहीं है, राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। सेट्रेस पेरिबस, सेट्रेस पेरिबस का मतलब है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो सेट्रेस पेरिबस का मतलब भी यही सब है, व्हाट आर द अदर थिंग्स है, व्हाट आर द अजम्पशंस इन द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल? शेड्यूल का मतलब पता है? शेड्यूल का मतलब नहीं पता? क्या बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। टेबल टाइप है ना। तो डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है? डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है जब तुम लॉ ऑफ डिमांड को एक टेबल के फॉर्म में शो करते हो, उसको बोला जाता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आया? एक लाइन बस। डिमांड शेड्यूल इज द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को टेबल के फॉर्म में शो कर रहे हैं, उसको बोला जाएगा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल 2 तरह का है। नंबर 1 इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एंड नंबर 2 इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, स्केड्यूल भी होता है लेकिन हमको उतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता है, इसीलिए हम शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है? जब तुम एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड का डिमांड को टेबल में शो कर रहे हो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। पूरा मार्केट का डिमांड को टेबल में शो कर रहे हो, मार्केट डिमांड शेड्यूल। हम अपना घर का डिमांड को टेबल में शो कर रहे हैं, हम पूरा तोपसिया का डिमांड को टेबल में शो कर रहे हैं। समझ में आया? तो चलो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाकर दिखाते हैं किस तरह से दिखने में लगेगा। देखो एक पर्टिकुलर सामान है, 10 रुपया उसका दाम है। मान लो उसका डिमांड है 20 यूनिट, उसका दाम घट गया 8 हो गया, डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा, 25 यूनिट हो गया। दाम और घट गया 5 यूनिट, डिमांड क्या होगा? और घट जाएगा, मतलब 35 हो गया, 30 हो गया। तो ये देखो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को शो कर रहे हैं ना, ये प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, या फिर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड का। इसी का जब हम 10, 15, 20, 100 हाउस होल्ड का ऐड कर देंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते, चलो 2 हाउस होल्ड या 3 हाउस होल्ड का एग्जाम्पल लेकर करते हैं, अलग अलग हाउस होल्ड। ठीक है, ए बी सी, ये हो गया मेरा मार्केट डिमांड। ए का 5 यूनिट, बी का 10, सी का 20 यूनिट्स, मिलाकर हो गया मार्केट डिमांड 35 यूनिट्स। फिर जब दाम घटा, ए अपना बढ़ा दिया, बोला हम 10 यूनिट खरीदेंगे, बी बोल दिया भाई हम 15 यूनिट खरीदेंगे, सी बोल दिया हम 25 यूनिट खरीदेंगे। इन लोग का डिमांड हो गया अब 50 यूनिट्स। दाम और घटा, ये लोग सब अपना डिमांड, सब घर से डिमांड और बढ़ गया। ये बोल दिया हम 20 यूनिट खरीदेंगे, ये बोल दिया हम 30 यूनिट खरीदेंगे, ये बोल दिया हम 40 यूनिट खरीदेंगे, मिलाकर हो गया 90 यूनिट्स, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट यहाँ तक?
तो डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है? व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कितना तरह का होता है? कौन कौन सा? क्लियर? अच्छा, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिमांड कर्व में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड कर्व? डिमांड कर्व का क्या मतलब है? कर्व मतलब क्या? वो ऐसे ऐसे कर रहा। कर्व मतलब कोई डायग्राम है ना, जनरली जो हम लोग ग्राफ में बनाते हैं। तो व्हाट इज डिमांड कर्व? जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को एक ग्राफ में या एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोला जाता है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व इज द पिक्चोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया? डिमांड कर्व क्या है? जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को एक ग्राफ या पिक्चर के फॉर्म में शो करते हैं, उसको बोला जाता है डिमांड कर्व। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये भी दो तरीका का है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब जो एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड का डिमांड को हम लोग कर्व में शो करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब पूरा मार्केट का डिमांड को शो करते हैं, मार्केट डिमांड कर्व। समझ में आया बात? अब देखो ये दिखने में कैसे रहता है डिमांड कर्व? देखो ध्यान से समझना है ये कर्व को। नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर पूरा बनेगा हम लोग का कॉन्सेप्ट। ये एक ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस में हम शो कर रहे हैं प्राइस को और वाई एक्सिस में क्वांटिटी को। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अब मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला प्राइस है, P है, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड है प्राइस P, क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला? प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा। चलो हम लोग प्राइस बढ़ा देते हैं, प्राइस यहां से चले जाते हैं P1 में। क्वांटिटी क्या हो गया? Q से Q0। प्राइस ऊपर गया, क्वांटिटी कम हो गया, है ना, यहां से यहां चला गया। अगर प्राइस को कम कर देते हैं, चलो यहां पे प्राइस को कम कर दिए, प्राइस को नीचे घटा दिए, देखो क्वांटिटी बढ़ गया, यहां था यहां चला गया। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट? डिमांड कर्व जो है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। क्यों ऊपर से नीचे की तरफ आता है? नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर डील करेंगे, ठीक है। तो अभी ये मेरा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व बनेगा कैसे? इस तरह से बनेगा, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगा। तो चलो आज क्या क्या पढ़े, एक बार रिवीजन। व्हाट इज डिमांड, different types of demand, law of demand, determinants of demand and demand schedule और demand curve, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे what are the exceptions to the law of demand। लॉ ऑफ डिमांड का क्या क्या एक्सेप्शंस है, ऐसा क्या क्या कंडीशन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व पढ़ेंगे, डिमांड कर्व में कैसे कैसे मूवमेंट्स होता है, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्यों नीचे की तरफ स्लोप करता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं स्लोप करता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, वेरी गुड।